ओके स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, हम जो है लॉकडाउन के अंदर निरंतर कुछ टॉपिक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है उनका ध्यान दे रहे हैं। डेली हम टॉपिक वाइज क्लासेस जो है वो सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चंस हम देख रहे हैं। ठीक है, तो आज का अपना जो है टॉपिक है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है। इससे पहले हम जो है 3 क्लास लॉकडाउन के अंदर जो है वो लगा चुके हैं। इससे पहले 3 क्लासेस के जो टॉपिक है, पहला टॉपिक था ह्यूमन आई की संरचना के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में। दूसरा टॉपिक हमारा रहा ह्यूमन आई की कार्य प्रणाली के बारे में, किस तरह आंखें जो है वो काम करती है। और तीसरा टॉपिक स्टूडेंट्स अपना रहा ईसीजी के बारे में। आज हमारा चौथा इवेंट है जिसमें हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे बात करेंगे। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की हम बात शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की, जैसा कि आपको सभी को पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कि किसी भी आपराधिक मामले की जांच करने के लिए, यानी कि कोई अपराध हुआ है, वहां किसी का बाल मिला है या वहां कोई खून रक्त की बूंद मिली है या किसी भी प्रकार का कोई अवशेष वहां पर मिला है, तो उससे अपराधी की जांच करने के लिए डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा मान लीजिए किसी औरत ने एक बच्चे को जन्म दिया और उस बच्चे को उसके पिता के द्वारा उचित केयर नहीं दी जा रही है, तो वो माता इसके ऊपर जो है कह सकती है कि ये इसका असली पिता है लेकिन ये इसको केयर नहीं दे रहा। तो वो अपने अधिकार जो है वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से असली पिता की पहचान करके या किसी संतान के असली परिजन की पहचान करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो है इसका बेसिक इस्तेमाल कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है उसकी शुरुआत क्यों हुई, इसकी जो आवश्यकता है वो क्या हुई। ठीक है, तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में आप जान रहे हो कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या है और इसका जरूरत हमें क्यों पड़ती है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि डीएनए जो है ये आपको सबको पता है, डीएनए इज आवर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, हमारी सेल होती है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स होते हैं और क्रोमोसोम्स के अंदर क्या पाए जाते हैं, डीएनए पाए जाते हैं। और डीएनए पे उचित क्रम में क्या लगे रहते हैं, जीन लगे रहते हैं। डीएनए पर जीन्स लगे रहते हैं और ये जीन क्या करते हैं, किसी भी लक्षणों को नियंत्रित करने वाली इकाई यूनिट कहलाते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हमें पता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बता दूं किसी भी जीव की अगर बात करें तो प्रत्येक जीव का जो डीएनए होता है वो 99.9% सिमिलर होता है। यानी कि डीएनए में 99.9% जो होती है, सभी के डीएनए में समानता पाई जाती है, लेकिन 0.1% असमानता यानी कि डिफरेंस पाया जाता है। डीएनए के अंदर 0.1% प्रत्येक व्यक्ति के डीएनए के अंदर क्या पाया जाता है, डिफरेंस पाया जाता है। इन डिफरेंस को कहा जाता है जंक डीएनए। क्या कहा जाता है, जंक डीएनए। इस डिफरेंस को कहा जाता है जंक डीएनए। बिल्कुल परिभाषित तौर पर हम पूरे नोट्स को क्रिएट करते हुए समझेंगे। आप टॉपिक को गौर से सुनते जाना। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में भविष्य में कोई दिक्कत आपके नहीं आएगी। पूर्णतः डिटेल के अंदर हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, छोटे छोटे पहलुओं को समाहित करते हुए एंड तक चलेंगे। ठीक है, तो समझ में आ रही है बात कि सभी का जो 99.9% जो डीएनए होता है वो सिमिलर होता है। 0.1% जो है इसमें डिफरेंस पाया जाता है, असमानताएं पाई जाती है और इस असमानता को क्या कहा जाता है, जंक डीएनए कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसकी बात करते हैं हम। ठीक है, अब देखो देखिए, जैसे मान लीजिए हम किसी डीएनए की बात करते हैं, मैं आपको सरल तरीके से समझाऊंगी। ठीक है, आप भी उसी तरीके में इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, ये क्या है, ये पर्टिकुलर जीन है। ये क्या है, पर्टिकुलर जीन है जो सब में सेम होते हैं। पर्टिकुलर जीन है जो सब में पाए जाते हैं। ठीक है, लक्षण जैसे आंखों का जीन, लंबाई का जीन, अदर जीन, जो भी जीन है वो लगभग सेम पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो बीच का पार्टिकल है ये सब में 0.1% असमानता क्रिएट करता है। इस भाग को हम क्या कह रहे हैं, जंक डीएनए कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बच्चों, इस भाग को हम कह रहे हैं जंक डीएनए। ठीक है, जो सब में क्या होता है, असमान होता है। और इसके अंदर क्या होता है, जंक डीएनए के अंदर रिपीटिशन पाई जाती है। जैसे रिपीटिशन की हम बात करें, कोई ना कोई इसमें, जैसे ATCG, ये मान लीजिए इसमें सीक्वेंस है कोई।
ठीक है, ATCG, ये सीक्वेंस है मान लीजिए, और इस सीक्वेंस के अंदर रिपीटिशन पाई जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं मेरी बात करूं, मेरी खुद की, ठीक है, अंकिता की DNA की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, इसके अंदर इसकी रिपीटिशन जो है वो बच्चों मान लीजिए 3 है। ठीक है, इसकी रिपीटिशन कितनी है? 3 है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये है कोई मोहनलाल की बात कर लेते हैं। ठीक है, ये वो कल वाला मोहनलाल है जिसकी हमने ECG की थी ना कल। ठीक है, ये कोई मोहनलाल है, उसके इस ATCG की रिपीटिशन जो है वो 10 है। ठीक है, और ये कोई DNA है आपका। ठीक है, ये आप हो, और आपके अंदर इसकी रिपीटिशन मान लीजिए 5 है। ठीक है, तो ये असमानता क्रिएट होगी ना बच्चों। ये असमानता जो क्रिएट हो रही है, इसी के द्वारा DNA अलग अलग पहचाना जाता है। आ रही है बात समझ में? इसी के द्वारा जो है अंतर आता है। ठीक है, इस जंक सरफेस के कारण, जंक DNA के कारण। ठीक है, इस बात को समझ पा रहे हो? अब जो ये जो नंबर है, इस नंबर को क्या कहा जाता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। ठीक है, क्या कहा जाता है? वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट। क्या कहा जाता है? इस नंबर को कहा जाता है वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट, जो सभी व्यक्तियों में अलग अलग होता है। ठीक है, इस बात को आप जानने का प्रयास करोगे। ये बात समझ में आ रही है मैं क्या कहना चाहती हूँ? ठीक है, चलिए अब हम आगे प्रयास करते हैं समझने का। इतना समझ में आया सबको? ठीक है, जंक DNA क्या होते हैं, जीन वगैरह। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे के ज्ञान को हम लेने के लिए देखो बच्चों, कभी भी हम किसी भी DNA की फिंगर प्रिंटिंग करवाते हैं, जब भी किसी DNA की फिंगर प्रिंटिंग करवाते हैं तो उसके अंदर जो प्रक्रिया इस्तेमाल मिली जाती है उसको कहा जाता है डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूज। डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन। क्या कहा जाता है? डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन। यानी कि अब हम इसकी पहचान कैसे करेंगे? इस मेथड के द्वारा करेंगे। अब डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन ये क्या है? ये टेक्निक होती है जो क्या कर देती है, वो DNA को डेंसिटी के हिसाब से सेपरेट कर देती है। सेंट्रीफ्यूगेशंस का मतलब होता है अलग अलग करना। ठीक है, अब केंद्रण हिंदी में कहा जाता है। तो ये क्या कर देता है? DNA को डेंसिटी के हिसाब से, डेंसिटी मतलब वो जो रिपीटिशन है वो कितने, वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स कितने हैं, उसके आधार पर उसको क्या कर देता है? अलग अलग कर देता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम इस्तेमाल में लेंगे। ठीक है, अब पहली प्रोसेस DNA फिंगरप्रिंटिंग की क्या है? डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे? जब भी किसी DNA को करेंगे तो उसके अंदर हमें 2 प्रकार के इस तरह प्रभेद प्राप्त होंगे। 2 प्रकार के सरफेस जो है वो हमें प्राप्त होंगे, सेपरेशन प्राप्त होंगे। पहले सेपरेशन को हम कहेंगे बल्क DNA। पहले सरफेस को हम कहेंगे बल्क DNA। ठीक है, और ये जो बल्क DNA है, ये सभी प्रकार के DNA के अंदर, सभी प्रकार के DNA के अंदर जो ये सरफेस होती है वो सब के अंदर सेम होती है। यानी कि हम सेपरेशन कर रहे हैं बच्चों, जो पीछे मैंने बताया ना, कुछ उसी प्रकार का। ठीक है, ये सब के अंदर क्या होता है? सेम होता है। और जो अलग अलग हमें प्राप्त होता है, ये जो पोर्शन है वो हमें अलग प्राप्त होता है। ठीक है, चीज को साथ साथ में नोट करना बहुत डिटेल में। इससे अच्छा DNA फिंगरप्रिंटिंग आपको समझने का मौका नहीं मिलेगा। मैं बार बार कह रही हूँ, आप इसको नोट करते रहना साथ साथ में, भले क्लास को देखने के बाद आप नोट कर लेना, लेकिन इसको समझते रहना। ठीक है, ये जो बल्क DNA है ये सबके अंदर सिमिलर होएगा। दूसरी सरफेस जो हमें प्राप्त हो रही है उसको कहा जाता है सैटेलाइट DNA। क्या कहा जाता है? सैटेलाइट DNA। क्या कहा जाता है? सैटेलाइट DNA। ठीक है, ये सेकंड सरफेस जो हमें प्राप्त हुई है बच्चों, उसको कहा जाता है सैटेलाइट DNA। ठीक है, ये सबके अंदर क्या होता है? डिफरेंट होता है, सबके अंदर डिफरेंट होता है। सैटेलाइट DNA जो होता है, ये सरफेस
जब सेंट्रीफ्यूगेशंस करते हैं तो ये सबके अंदर क्या होती है, अलग अलग पाई जाती है। और इसके भी दो प्रकार प्राप्त होते हैं हमें। सैटेलाइट डीएनए के भी हमें क्या प्राप्त होते हैं, दो टाइप्स प्राप्त होते हैं। एक तो मिनी सैटेलाइट और दूसरा है माइक्रो सैटेलाइट। दो प्रकार की प्राप्त होती है, मिनी सैटेलाइट और दूसरा क्या है, माइक्रो सैटेलाइट। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं, इसी का यूज सबसे ज्यादा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर किया जाता है। मिनी सैटेलाइट जो सरफेस हमें प्राप्त होती है उसी की पहचान करके सबसे ज्यादा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टेक्निक जो है वो की जाती है। बात को समझ पा रहे हो? मतलब ये सैटेलाइट वाली सरफेस है ना, ये वही है जो अलग अलग जंक सरफेस की बात कर रहे थे हम, जंक डीएनए वाली बात, ये वही बात है, बस उसको अलग अलग शाब्दिक एनसीईआरटी में इस तरह की टर्म्स का इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैंने आपको ये टर्म्स भी सिखाई है। ठीक है, तो ये सैटेलाइट डीएनए है, मिनी और माइक्रो दो सरफेस प्राप्त होती है, लेकिन इसमें मिनी का जो है वो ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। बात को समझ पा रहे हो? चलिए अब हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं, आगे क्या होता है, ये चीज समझ में आई इतनी? चलिए आगे चलते हैं। ठीक है, डेंसिटी ग्रेडिएंट सेंट्रीफ्यूगेशन। हाँ, अब देखो, अब हम बात करते हैं तीन प्रकार के व्यक्तियों की डीएनए की। एक तो मेरा ही ले लो, ये लीजिए, एक डीएनए तो मेरा ले लेते हैं। अब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ये वो व्यक्ति है जिनके ऊपर हमें क्या है, शक है। ठीक है, ये कैसे भी करके हम इसको समझेंगे। ठीक है, ये मान लीजिए एक मेरा डीएनए है और ये दूसरा डीएनए मोहनलाल का है और तीसरा डीएनए क्या है, आपका है। तीन डीएनए हम देख रहे हैं जिसके अंदर एक तो मेरा है, एक मोहनलाल का है और एक आपका है। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब क्या है, मैंने आपको बताया था कुछ जोन जो होते हैं वो क्या होते हैं, डिफरेंस क्रिएट करते हैं। उनको क्या कहा गया है, उनको कहा गया था, वो जंक डीएनए कहा गया था, उसकी बात हम करेंगे। जैसे मान लीजिए मेरे क्रोमोसोम नंबर 1 की बात हो रही है, सबके हम क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करेंगे। ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 की बात करें तो मुझे, मेरे पास क्रोमोसोम 2 होंगे, एक मेरे माता से प्राप्त होगा, एक मुझे पिता से प्राप्त होगा। ठीक है, ये लीजिए मेरे क्रोमोसोम, ये भी इसी प्रकार मोहन के क्रोमोसोम, इसी प्रकार आपके क्रोमोसोम। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, गुणसूत्र है। ठीक है, अब क्या है, इस गुणसूत्र के अंदर जंक साइट होगी डीएनए की। ठीक है, अब मेरे अंदर जो पहला है उसके अंदर 3 है, 3 साइट है ऐसी, 1 2 और 3 जो अलग अलग है। ठीक है, 3 है मेरे अंदर, यानी कि मैं कह सकती हूँ सीक्वेंस रिपीटेशन जो है वो मेरे अंदर 3 है, एक पहले गुणसूत्र में, और दूसरे के अंदर सीक्वेंस रिपीटेशन जो है वो 4 है, 1 2 3 और 4। ये 3 है बच्चों और ये कितनी है, 4 है, ये 3 और ये 4। नेक्स्ट जो है वो मोहनलाल के अंदर, पहले के अंदर 5 है, 1 2 3 4 और 5, ये 5 है। सेकंड वाले में मान लेते हैं अपने कितने करें, 6 कर लेते हैं। चलो 1 2 3 4 5 6, सेकंड वाले में क्रोमोसोम में कितनी है, 6 है। और थर्ड वाले में अपने बात करें तो थर्ड वाले में मैं आपका जो है उसकी बात कर रही हूँ, उसके अंदर पहले के अंदर मैं दिखा देती हूँ 5 सेपरेट, 5 सेपरेशन, 4 5। ठीक है, 5 है, और दूसरे के अंदर क्या कम करें, चलो 2 साथ कर लेते हैं अलग, 5 इसमें कर लिया ना, 2 1 मिनट क्रोमोसोम बना लेते हैं, 2 साथ कर लेते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये लीजिए, इसके अंदर जो है रैंडम रिपीट्स जो है, जो मैंने आपको बताई वो कितनी है, 3 4 5 6 और 7, ये है 7। ठीक है, ये 2 हो गई, इधर कितनी होगी, 7 हो गई। ठीक है, ये हमें पता चल गया। ठीक है, अब क्या है, अब आपको पता है एक एंजाइम सुना होगा आपने, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। स्टेप सीख रहे हैं बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के। सबसे पहले हमने ये ज्ञात कर लिया कि वेरिएबल नंबर ऑफ टैंडम रिपीट्स जो है वो क्रोमोसोम में कितनी है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में आपने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का नाम सुना है, उसका यूज करेंगे।
अब आपको पता है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम होता है जो डीएनए के विशेष खंडों से उसको तोड़ता है। विशेष खंड कौन से होंगे बच्चों? ये ऐसे खंड है जो मान लीजिए इसमें इसको तोड़ देगा, अलग वाले भाग यहाँ से इसको तोड़ देगा, तो ये 3 हमें दिखाई दे रहा है अलग, ठीक है। ये 3 जो है वो इस तरह प्राप्त हो जाएंगे। इसके अंदर भी तोड़ेगा तो ये साइड वाला तोड़ दिया रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज ने, ये इधर तोड़ दिया, ठीक है। ये टेंडम रिपीट्स जो है वो दिख रही है, ठीक है। बेसिकली ऐसे नहीं दिखती, लेकिन हाँ ये साइंटिफिक टेक्निक है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह हमने सेकंड स्टेप, पहला स्टेप कर लिया हमने। ये सेकंड स्टेप में हमने क्या किया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज किया। सेकंड नंबर में रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम का यूज करके हमने इसे विशिष्ट खंडों से तोड़ दिया, ठीक है। अब क्या है, अभी हमें कुछ पता नहीं चल रहा क्या सिस्टम है क्या नहीं है, नहीं पता चल रहा। ये सेकंड स्टेप हो गया। अब हम बात करेंगे थर्ड स्टेप की, तीसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या रहेगा उसको देखते हैं। ये तीसरा स्टेप, तीसरे स्टेप के अंदर हम करेंगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या करेंगे? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तीसरा स्टेप हमारा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। अब जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों कहा गया बच्चों? इसके अंदर एक जेल इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है एगारेज जेल। क्या कहा जाता है? एगारेज जेल। अब प्रश्न ये आता है कि एगारेज जेल जो है वो किससे प्राप्त होता है? तो आपने एल्गी के बारे में सुना होगा, एल्गी बोले तो शैवाल के बारे में, ठीक है। एक एल्गी होती है जो रेड होती है, रेड एल्गी। रेड एल्गी बोले तो रोडोफाइसी, ठीक है। रोडोफाइसी के शैवालों से एगारेज जेल प्राप्त होता है जिसका इस्तेमाल डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में किया जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये आपको पता चलेगा कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्यों काम में आई। तो ये इसलिए आती है क्योंकि ये डीएनए सेगमेंट को सेपरेट करती है, डीएनए सेगमेंट को सेपरेट करती है। सेपरेट का मतलब मैं समझाऊंगी कैसे सेपरेट करती है, लेकिन इतना ध्यान में रखना, ये क्या करती है? डीएनए सीक्वेंस को अलग करती है, सेपरेट करती है। डीएनए सीक्वेंस को क्या करती है? सेपरेट करती है। ये टेक्निक समझ में है, इसको हम समझेंगे कि किस तरह जो है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज किया जाता है, ठीक है। थर्ड स्टेप है बच्चों, पहला सेंट्रीफ्यूगेशन, ये जो है टेंडम रिपीट्स हमने ज्ञात किए। दूसरे में हम जेल, दूसरे में रिस्ट्रिक्शन से काटा, तीसरे में हमने जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात कर रहे हैं और कैसे होगा उसकी चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। ये मैं इतना सारा मिटा रही हूँ, आप साथ साथ में नोट कर रहे हैं, क्लास को पॉज करके भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, देखो एगारो जेल का बना हुआ एक इस तरह बेड सा होता है बच्चों। क्या होता है? बेड सा। ये क्या बना हुआ है? एगारो जेल से बना हुआ एक बेड सा है, ठीक है। ज्यादा ड्राइंग आती नहीं है मुझे, लेकिन हाँ क्रिएट कर देती हूँ उनको। ये लीजिए, ठीक है। ये इस प्रकार का कोई एगारोज जेल से बना हुआ कोई बेड सा है, ठीक है। अब बच्चों इसके अंदर हमने क्या करना है? इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसको हम समझेंगे इसमें क्या होता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस नाम से स्पष्ट है, कोई ना कोई इलेक्ट्रोड का यूज किया जाएगा, ठीक है। ये एगारेज जेल है, क्या है? एगारेज जेल है जो किससे प्राप्त हुआ है? रोडोफाइसी शैवाल से, लाल शैवालों से हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर हमने मेरे जो डीएनए, मैं मेरे वाले पे पहले प्रयोग कर लेती हूँ। मेरे वाला डीएनए एक छोड़ दिया, ये दूसरे वाला छोड़ दिया, ठीक है। आपको पता है इसमें टेंडम रिपीट्स, पहले में मेरे वाले में कितनी थी? 3 थी और दूसरे में 4 थी। 1 2 3, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये टेंडम रिपीट्स जो थी ये क्रोमोसोम के अंदर मेरे थी, ठीक है। अब क्या है, अब मैं आपको बता दूं कि डीएनए इज ए नेगेटिव चार्ज्ड मॉलिक्यूल। डीएनए क्या होता है?
नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल होता है जो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज की ओर अट्रैक्ट होता है। डीएनए क्या है, नेगेटिव चार्ज मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें हम इलेक्ट्रोड लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इधर जो इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे बच्चों, वो हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का यूज करेंगे, ठीक है। इधर एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे जो पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव को क्या कहा जाता है, एनोड। एनोड ही कहा जाता है ना, ठीक है। यहां हमने क्या किया, एनोड इलेक्ट्रोड लगा दिया, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रोड हम यहां भी लगाएंगे ताकि क्या है, एक इलेक्ट्रिक सरफेस इस पर क्रिएट हो जाए। यहां जो हम इलेक्ट्रोड यूज करेंगे वो नेगेटिव चार्ज होगा, तो बच्चों इसको क्या कहेंगे, कैथोड कहेंगे। फिजिक्स पढ़ते हो ना, तो ये चीजें तो आपको क्लियर होगी। इलेक्ट्रोफोरेसिस बता रही हूँ आपको, ठीक है। यहाँ मैंने क्या लगा दिया, कैथोड लगा दिया। यहाँ मैंने क्या लगा दिया, एनोड लगा दिया। तो हमें क्या है, एक प्रकार का यहाँ परिपथ तैयार हो जाएगा इलेक्ट्रिक सरफेस के लिए, ठीक है। तो ये परिपथ तैयार हो गया, तो जो भी अपने जो ये डीएनए है, ये डीएनए क्या करते हैं, मास और चार्ज के हिसाब से, मास और चार्ज के हिसाब से क्या करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। यहां से इस एगारेज जेल की सरफेस पर ये कोई ना कोई, एगारेज जेल में छोटे छोटे छेद होते हैं, ठीक है। उसमें से जितना मास कम होगा उतनी जल्दी से आगे गति करेंगे, ठीक है। तो ये टेक्निक है। इसके अंदर क्या है, फिर ये गति करेंगे। इसमें वेरिएबल नंबर 3 थे, इसमें क्या थे, 4 थे। अब ये यहां से क्या करेंगे, गति करेंगे। अब ये यहां से क्या करेंगे, गति करेंगे। जो छोटा है ना, जो 3 नंबर वाला है, वो सीक्वेंस पहले आगे जाएगा। 3 नंबर वाला पहले आगे जाएगा और 4 नंबर वाला थोड़ा पीछे रहेगा, ठीक है। 3 नंबर वाला पहले आगे जाएगा, 4 वाला थोड़ा पीछे रहेगा, क्योंकि मास के हिसाब से गति होती है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। चार्ज के हिसाब से, मास के हिसाब से गति होती है, ठीक है। अब ये तो किया मैंने मेरे वाले का, ठीक है। इसी तरह तीनों की करेंगे हम। तीनों जिसका डीएनए था, मेरा था, मोहनलाल का था, आपका था, जिसका भी करना है उसके तीनों की हम अलग अलग इस तरह करेंगे। लेकिन ये सब प्रक्रिया हो तो रही है, लेकिन ये जो हो रही है, ये टेक्निक हमें दिखाई नहीं दे रही। पर्टिकुलर जो है वो हम इसको शो नहीं कर पा रहे, इसलिए हम इसको नेक्स्ट सरफेस के लिए, नेक्स्ट टेक्निक के लिए, आगे जो स्टेप के लिए लेके जाएंगे। तो अगली जो है हम स्टेप, ये तो तीसरा स्टेप था, जो भी चौथा था। इसके बाद में जो स्टेप यूज करेंगे वो हम करेंगे ब्लोटिंग, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ रहे हैं, ये तीसरा स्टेप था जिसमें हमने एगारोज जेल पे क्या करवाया था, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया था। अब चौथा नंबर स्टेप जो आएगा वो आएगा बच्चों ब्लोटिंग का, ठीक है। ब्लोटिंग का, वैसे मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है बीएससी पार्ट 3rd ईयर के अंदर लगता है, ठीक है। और शायद बीएससी 2nd ईयर की बॉटनी के अंदर भी है, 3rd ईयर की जूलॉजी के अंदर है और 2nd ईयर की बॉटनी के अंदर भी ये टॉपिक है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करवाएंगे वो हम ब्लोटिंग करवाएंगे, ताकि जो भी कुछ परिघटना यहाँ हो रही है वो हमें अच्छे तरीके से दिख जाए, ठीक है। तो ब्लोटिंग करवाएंगे। ब्लोटिंग के लिए जो यूज किया जाता है बच्चों, वो नाइट्रोसेल्युलोज पेपर किया जाता है। ब्लोटिंग के लिए जो यूज किया जाता है वो क्या किया जाता है, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर किया जाता है, ठीक है। नाइट्रोसेल्युलोज पेपर, ब्लोटिंग के लिए जिस पेपर का यूज किया जाता है वो क्या है, नाइट्रोसेल्युलोज पेपर का यूज किया जाता है, ठीक है। अब क्या है, इसमें ब्लोटिंग पेपर पर ये जो है बिल्कुल क्लियरली, थोड़ा कलर, थोड़ा हमें जो है आसानी से ये गति करते हुए थोड़े से अलग इससे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चौथा स्टेप क्या रहता है ब्लोटिंग का, जिसके अंदर नाइट्रोसेल्युलोज पेपर का यूज किया जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी के हिसाब से और थोड़ा डिटेल के अंदर मैं आपको ये टॉपिक करवा रही हूँ, ठीक है। अब आगे का जो स्टेप है देखने के लिए ये हो गया। आगे जो 5वां स्टेप हमारा आएगा, अगला स्टेप, ठीक है। 5वें स्टेप के अंदर बच्चों हम करवाएंगे रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज करेंगे। क्या करेंगे, रेडियो एक्टिव प्रोब का यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ एक नया शब्द आ रहा है, प्रोब। एक नया शब्द आपको मिल रहा है, रेडियो एक्टिव प्रोब। रेडियो एक्टिव तो चलो आप समझ जाओगे, लेकिन हम प्रोब की बात करें, ठीक है। तो प्रोब क्या होता है, रिपीटिंग सेगमेंट का पूरक होता है, ठीक है। जैसे हमारा रिपीटिंग सेगमेंट हमने देखा था ATCG था, ठीक है। अब इसका हम पूरक लें
तो TACG ले लें, ठीक है, TACG ले लें। इसको रेडियो एक्टिव करा के इस प्रोब का हम यूज करेंगे, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना जंक डीएनए, ठीक है, जंक डीएनए का पूरक रेडियो एक्टिव, ठीक है, करके हम यूज करेंगे प्रोब के तौर पर, ठीक है। चलिए अब देखो ATCG था, इसका पूरक हम याद यूज करेंगे TACG, ठीक है। अब इसको भी हम क्या कर लेंगे, रेडियो एक्टिव कर लेंगे। इस प्रोब को हम क्या कर लेंगे, रेडियो एक्टिव कर लेंगे। अब क्या है, अब ये हमें रेडियो एक्टिव करने के बाद में हमें, जैसे मान लीजिए ये डीएनए था, ATCG वाले पार्ट थे, अब ये इसके साथ मिक्स करेंगे। इसका जो पूरा कॉम्प्लीमेंट जो है ना, वो ये प्रोब जो है वो हम इस पे मिक्स करेंगे। मिक्स करेंगे तो आपको पता है ATCG के साथ जो पूरक है वो क्या होगा, बाइंड होगा। पूरक जो भी हमने डाला है वो TACG वाला क्या होगा, बाइंड होगा, ठीक है। इसको जो भी सीक्वेंस आप देख लेना, ठीक है, ए के साथ टी जुड़ता है वो देख लेना। दोनों प्रोब क्या है, मैं इसको कलर कर देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। ए के साथ टी जुड़ता है, जी के साथ सी जुड़ता है, वो चीजें तो आपको बताओगे। अब देखो ये इसका कॉम्प्लीमेंट इसको क्या कर देगा, बाइंड कर देगा। मेरे वाले में मान लीजिए 3 थे, 3 से इधर ये बाइंड हो गया। नेक्स्ट इसमें जो सरफेस थी वो 4 बाइंड हो गई, ठीक है, इस तरह हो गया है। अब सेकंड वाले में क्या थी, जितनी सरफेस थी सेकंड वाला आपका था और एक था मोहनलाल का, ठीक है। मैं ये कह रही हूँ कि इनमें ये जो पूरक हम डाल रहे हैं ना, ये कॉम्प्लीमेंट उसके हिसाब से अब मैं कह रही हूँ रिपीटिशन अलग अलग है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स अलग अलग है। तो जितने हम प्रोब उसके अंदर डालेंगे वो प्रोब उनके साथ क्या होते रहेंगे, अटैच होते रहेंगे। उनकी गति हमें पता ही है, उसके ऊपर गति कैसे हो रही है वो चीजें हमें क्लियर पता चल रही है। अब यहाँ आने के बाद में हमें ये क्लियर पता चल जाएगा कि किसके अंदर कितना टेंडम रिपीट्स है, क्योंकि ये बाइंडिंग सरफेस जो है वो हमें पता चल रही है कितनी हो रही है, ठीक है। तो टेंडम रिपीट्स पता चलने के बाद में हमें जो अपराध हुआ है उसके समीप हमें जो खून की बूंद या जो भी डीएनए का पार्टिकल डीएनए मिला है उसके साथ हम इसी परिघटना को करवा के मैच करवाएंगे तो पता चलेगा। तो ये तो डीएनए मेरे साथ मैच हो रहा है, तो यानी कि अपराधी कौन है, मैं हूं। यानी कि इस तरह की परिघटना का जांच जो है वो इसके हिसाब से किया जाता है। नेक्स्ट क्या होती है, ऑटो रेडियोग्राफी होती है। ऑटो रेडियोग्राफी में क्या किया जाता है, जो डीएनए है उसके साथ मैच किया जाता है, रेडियोग्राफी की जाती है, पूरा मैच किया जाता है किसके अंदर मैच खा रहा है, तो उससे अपराधी की जांच जो है वो की जाती है। तो हमने कितने स्टेप पढ़े, हमने ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूग वाली टेक्निक पढ़ी, हमने रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से अलग अलग किया, ठीक है, इलेक्ट्रोफोरेसिस करवाया, ब्लोटिंग करवाई, रेडियो एक्टिव ऑटो रेडियो एक्टिव जो ऑटो रेडियोग्राफी करवाई, ठीक है। इस तरह की परिघटना हमने करवा के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो है वो मैच करवाई। एनसीईआरटी के हिसाब से आप बच्चों इसको एक बार और पढ़ लें, फिर भी आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग टॉपिक जो है ना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, ठीक है, लेकिन इसकी जो चीजें क्लियर हो गई ना, जैसे प्रोब क्या होता है, ब्लोटिंग का इस्तेमाल क्यों किया गया, इलेक्ट्रोड क्यों लगाए गए, ये चीजें क्लियर हो जाएगी ना, तो ये आप भूलोगे नहीं। एक सीक्वेंस वाइज आप इसको नोट कर लें जैसे मैंने बताया, तो आपकी ये जो टेक्निक है ये तुरंत अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज के साथ मैं आपको कहानी के साथ विराम देना चाहूंगी आज की बात को, कि जियो तो ऐसे जियो, ये महात्मा गांधी की लाइन है कि जियो तो ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो, ठीक है, और सीखो तो ऐसे सीखो कि उम्र भर, यानी कि बहुत उम्र लंबी पड़ी है यहाँ रहने के लिए, यानी कि ऐसा सीखो जो ताउम्र आपके साथ रहे, और जैसे यूँ लगे कि हमें तो अभी बहुत जीना है, बहुत कुछ चीज़ें काम में लेनी है, तो उसी प्रकार से हम किसी टॉपिक को क्लियर करें तो ऐसे क्लियर करो कि इसको हमें बहुत बार इस्तेमाल में करना है, कि दोबारा पढ़ने की आवश्यकता ही ना पड़े, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है वो आप इसको क्लियर कर लें। एक कहानी मुझे याद आ रही है, इसी लाइन के ऊपर एक कहानी याद आई है जो मैं आपको बताती हूँ, कि एक बार क्या था, एक बहुत अच्छे तलवारबाज थे जो बहुत अच्छी तलवारबाजी करते थे, ठीक है। तो उसकी तलवारबाजी इतनी थी कि उसने क्या किया, जैसे ही उसकी उम्र जो है वो वृद्ध होने लगी, तो उसने एक चीज़ सोची कि क्यों ना मैं ये तलवारबाजी जो है वो सिखाई जाए, ताकि मेरे अंदर तो ये टैलेंट मर जाना है, इसलिए इस टैलेंट को मैं आगे से आगे बढ़ाऊँ, सिखाऊं, मेरे विद्यार्थी बनाऊं, मेरे स्टूडेंट्स बनाऊं। तो इसलिए उसने क्या किया, तलवारबाजी सिखाने का निर्णय किया, ठीक है। तो वो तलवारबाजी सिखाने लगा, तो एक स्टूडेंट उससे सीखने में
बहुत ज़्यादा ऐसे कॉन्फिडेंस हो गया, वो कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने बहुत अच्छी तलवारबाजी सीखी। तो एक बार वो क्या किया, राजा के दरबार में गया और राजा के दरबार में कहा कि मुझसे अच्छी तलवारबाजी किसी को नहीं आती। तो राजा ने कहा, अरे मूर्ख, ये क्या कह रहा है, तुझे तो उस गुरु ने सिखाया था, उससे अच्छी तेरे को कैसे आ सकती है। लेकिन उसने कहा कि नहीं, करवा दो मुकाबला। तो राजा ने भी कहा, बिल्कुल मुकाबला होना चाहिए तेरा। तो मुकाबले के लिए गुरु के पास जब ये निमंत्रण गया, स्टूडेंट ने खुद ने कहा कि भाई मैं आपके साथ जो है वो तलवारबाजी का एक युद्ध लड़ना चाहता हूँ, खुद को साबित करने के लिए। गुरु भी ने ये आमंत्रण जो है वो स्वीकार किया और गुरु भी कहने लगा कि ठीक है भाई, ये युद्ध किया जाए। ठीक है। तो ये जो है शिष्य ने क्या किया, शिष्य लगातार नजर जो है वो अपने गुरु पर रख रहा था। वो ये सोच रहा था कि कहीं ये नई टेक्निक ना सीख जाए जिससे ये मुझसे जीत जाए। कहीं ना कहीं इसने कोई ऐसी टेक्निक रखी है जो मुझे नहीं बताई हो और खुद ने सीख रखी हो और ये मुझसे जीत जाएगा, इसीलिए इसने हाँ भरी है। ठीक है। तो उसकी एक शंका थी जो गुरु के प्रति जो है वो पैदा होगी। तो उसने क्या किया भाई, एक बार जो वृद्ध तलवारबाज था वो लोहार के पास गया और जाकर कहता है कि 15 फुट लंबी जो है वो म्यान बना दे। ठीक है। 15 फुट लंबी म्यान बना दे। और जो उसका शिष्य था वो उस पर नजर रख रहा था, उसने देखा कि ये 15 फुट बनवा रहा है, वाह। तो वो गया उसके पास, फिर जाकर कहता कि मुझे 16 फुट लंबी तलवार बना दे। ठीक है। तो उसने 16 फुट लंबी तलवार बना ली। जैसे ही युद्ध का समय आया, दोनों राजा के सामने और सभी दरबारी रतन और सभी सैनिक वगैरह बैठ के देख रहे थे, रोमांचक मुकाबला होने वाला था। तो मुकाबला जैसे ही शुरू हुआ तो उसने झट, जो उसका गुरु था, उसने तलवार निकालकर शिष्य की गर्दन पर रख दी और जो शिष्य था वो तलवार निकालता ही रह गया। पता है क्यों? क्योंकि गुरु ने जो था वो 15 फुट लंबी म्यान बनाई थी, जबकि शिष्य ने 15 फुट नहीं 16 फुट लंबी तलवार बना ली थी, जो निकालते ही रह गया और गुरु ने उस पर तुरंत गर्दन के ऊपर जो है वो रख दिया। तो इससे हमें ये शिक्षा बन रही है, मिलती है कि सीखने की कोई भी इस तरह नहीं होता कि हम सीखने के लिए किसी से भी सीख सकते हैं, और हमारा जो गुरु होता है वो हमेशा हमारा गुरु रहता है। उससे सीखने की क्षमता रखो, लगातार जो है वो आप एक्टिव बने रहो, सीखते रहो। और ये शिक्षा जो है इस कहानी से मिलती है कि कब व्यक्ति की उम्र छोटी पड़ जाती है सीखने के लिए, ताउम्र वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो उसी समय जो वृद्ध जो तलवारबाज था उसने एक नई कला सीखी जो आपके सामने थी। उसने सिर्फ और सिर्फ एक बात से युद्ध को पूरा अपने हाथों में कर लिया था। हालांकि उसकी उम्र नहीं थी कि वो युद्ध जीत सके, लेकिन एक बात और एक बल से, जो आपकी मानसिक बुद्धि है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रांग होती है। और इसी मानसिक बुद्धि को स्ट्रांग बनाते हुए, सकारात्मक विचार रखते हुए इस तरह जियो कि हम जो है बहुत लंबे जीने वाले हैं और हमारा ज्ञान जो है ताउम्र हमारे साथ रहने वाला है। इसी अच्छी सोच के साथ नेक्स्ट हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।